हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के बारे में। अक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग अक्यूट इथेनॉल ओवरडोज भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन अल्कोहल ड्रिंक करता है तो एक लिमिटेड अमाउंट के बाद अगर वो एक्सेसली अगर क्या करता है, इथेनॉल का अगर इनटेक करता है, तो उसको हम लोग नाम देंगे अक्यूट इथेनॉल ओवरडोज। अभी पॉइजनिंग जब होती है, इंटॉक्सिकेशन होता है, तो इसमें हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमें हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस कंडीशन में जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग भी हमें देखने को मिलेगा। आपने नोटिस भी किया होगा कि कोई भी पर्सन या फिर आपका कोई दोस्त हो, उसको आपने नोटिस किया हो कभी कि जब वो अल्कोहल जब पीता है वो, ठीक है, तो उसके कुछ समय बाद जो है उसको उल्टियाँ आना क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस टाइम जो है वो यही बोला जाता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से क्या हुआ है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हुआ है। इसके अलावा ड्राउजीनेस होगी और साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है और अटेक्सिया होगा। और ये अटेक्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि पर्सन जो है वो प्रॉपरली अपनी बॉडी की मूवमेंट जो है उनको क्या नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जो है हमारा ब्रेन का एक पार्ट अफेक्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम, जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हमें कुछ साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे वर्स्ट इसमें जो साइन और सिम्टम्स में जो आएगा वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की। याद रखना, अक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। और जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कोई थेरेपी देंगे, उस थेरेपी का जो मेन एम है वो है कि पेशेंट जो है उसको सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जाने से क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। ऑलरेडी साइन और सिम्टम्स में हमने बताया कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा सीवियर ना हो कंडीशन, ये एक मेजर क्या होता है, एम होता है। क्या करेंगे भाई इसमें, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ABCDEFG। ठीक है, क्या करते हैं, ए फॉर एयरवे, मीन्स हमें यहाँ पर एयरवे को क्या करना है, मेंटेन करना है। ब्रीदिंग जो है उसको भी मेंटेन करना है, सर्कुलेशन जो है उसको भी मेंटेन करना है। और साथ ही साथ में हीमोडायलिसिस जो है वो भी इसमें करवाया जा सकता है। हीमोडायलिसिस जो है वो इसमें हम लोग बेटर या फिर फास्ट रिकवरी अगर करवानी हो तो उसके लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या करना है, मेंटेन करना है। और रेगुलरली फ्लूइड जो है वो क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को देना पड़ेगा, ताकि उसमें हाइपोवोलेमिया ना हो। इसके अलावा अगर ज़रूरत अगर पड़ती है तो गैस्ट्रिक लावेज जो है वो भी करवा सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। जो कि हमने इसके साइन और सिम्टम में बताया था कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो एक इसका सिम्टम में हमें देखने को मिल सकता है। इसके भी अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो है थाइमीन। जो पेशेंट है हम उसको क्या करेंगे, थाइमीन जो है वो भी एडमिनिस्टर करेंगे। किसके साथ, एक आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर हम लोग थाइमीन देंगे आईवी इन्फ्यूजन के तौर पर। अब ये क्यों दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इसको देने का जो मेन मकसद है, जो पर्पज है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहते हैं। किस किस को, नंबर वन तो हमारे पास में है जो वर्निक्स एनसिफेलोपैथी है, इसको प्रिवेंट करना। और नंबर टू जो है वो है वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम, WKS। ठीक है, तो WE एंड WK जो है, इन दोनों कंडीशंस को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इंपॉर्टेंट है दोनों, समझना आप इनको। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है, ये भी एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसके अंदर हमें एक क्लिनिकल ट्रायड देखने को मिलता है। कौन कौन सा, हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, एटेक्सिया, और साथ ही साथ में ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो है, वो तीनों के तीनों क्लिनिकल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेंगे वर्निक्स एनसेफेलोपैथी के अंदर। अगर हम बात करते हैं सेकंड यहाँ पर डिसऑर्डर की, जो कि है WKS सिंड्रोम, ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्यों होता है, इसका रीज़न है विटामिन B1 जो है उसकी डेफिशिएंसी होना। और विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, थाइमीन। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग क्या देंगे, थाइमीन यहाँ पर हम लोग देंगे, किसके अंदर, ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर। किसके थ्रू, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है, जो कि मैंने नोट से बनाया यहाँ पे,
यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हम लोग थाइमीन दे रहे हैं यहाँ पे, वो थाइमीन पेशेंट के जो साइन और सिम्टम्स जो हैं जो कि अल्कोहल विड्रॉल में आते हैं उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो ये नहीं डालता। तो हमें थाइमीन की वजह से साइन और सिम्टम जो हैं अल्कोहल विड्रॉल के, उस पर कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, अल्कोहल विड्रॉल के बारे में या फिर विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जो कि एक क्रॉनिक अल्कोहलिक है, अगर वो सडनली क्या करता है, अल्कोहल पीना बंद कर देता है, अगर वो दारू पीना बंद कर देगा, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से मैनिफेस्टेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर उस पर्सन में हमें देखने को मिलेगा इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, कन्वल्जेंस, नोजिया वोमिटिंग, हेलुसिनेशन, डेलीरियम और कोलैप्स भी उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस हैं ये अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये आप देखिए। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो पेशेंट है हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि पेशेंट ने अगर अल्कोहल क्या कर लिया, तुरंत विड्रॉ कर लिया, और तुरंत विड्रॉ करने के बाद जो उसके आसपास के लोग हैं या फिर जो घर वाले हैं वो उनको बोलेंगे कि और पी दारू। ठीक है, तो उनको लगता है कि दारू पीने की वजह से उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बल्कि ये जो सिम्टम्स आए हैं उसने जो अल्कोहल को क्या किया है, छोड़ा है उसने, तो उसकी वजह से उसमें ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगी। तो जो पेशेंट है उसको सबसे इम्पोर्टेंटली हमें उसको साइकोलॉजिकल हमें सपोर्ट देना है, और साथ ही साथ उसके अंदर जो हमें ये मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल रहे थे, लाइक उसमें कन्वर्जेंस वगैरह आ रहे थे, तो इन चीज़ों को हमें ट्रीट करने के लिए हमें उसको देना पड़ेगा बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में भी हम लोग कौन कौन से देंगे, डाइजेपाम दे सकते हैं और क्लोरडाइजेपोक्साइड देख सकते हैं। ये बेंजोडाइजेपिन है, ये किस किस को कंट्रोल करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये यहाँ पर एंजाइटी को कंट्रोल करेंगे, ट्रेमर को, पाल्पिटेशन को, उसका जो स्लीप डिस्टरबेंस है, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे, कन्फ्यूजन जो आएगा उसको ट्रीट करेंगे, और साथ ही साथ जो कन्वर्जन है उनको भी क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। तो हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ में क्या देंगे, बेंजोडाइजेपिन देंगे अगर पर्सन किस पर है, विड्रॉल सिंड्रोम से अफेक्टेड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। अगर कोई पर्सन है वो बिल्कुल तगड़े वाला दारू पीता है, अगर क्रॉनिकली वो क्या है, अल्कोहल पीता है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, तो नंबर वन सेम वही चीज़ है, हमें यहाँ पर उसको एक साइकोथेरेपी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर टू हमें उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी देना पड़ेगा, उसको किसी न किसी काम में क्या करना पड़ेगा, इंडल्ज करना पड़ेगा, और थर्ड जो है वो हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल जो हमें थेरेपी देनी थी वो। अब हम इम्पोर्टेंटली बात करते हैं यहाँ पर कि जो पेशेंट है उसको कौन कौन सी ड्रग थेरेपीज जो है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो ड्रग थेरेपी है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो है अल्कोहल एवर्जन थेरेपी। ठीक है, अल्कोहल एवर्जन थेरेपी, ये जो थेरेपी है ये क्या काम करती है, इस थेरेपी का मतलब है कि जब भी पर्सन इस थेरेपी से गो थ्रू करेगा तो उस पर्सन को अल्कोहल जो है उससे हेट होने लग जाएगा, उसको घृणा होगी, हेट होगा कि मुझे अल्कोहल जो है उसका इंटेक नहीं करना। तो नंबर वन जो मैं यहाँ पर जो ड्रग बताने वाला हूँ आपको, वो नंबर वन ड्रग है डाइसल्फीराम। इम्पोर्टेंट ड्रग है ये, आपको याद रखना है, डाइसल्फीराम। और भी ड्रग्स होंगी बट नंबर वन जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वो है डाइसल्फीराम। यहाँ पर सेम चीज़ है, ये डाइसल्फीराम जो है वो क्या कोज करेगा, अवर्जन टू अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हेट क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा। काम क्या होता है भाई इनका, देखिए ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया कि ये जो डाइसल्फीराम है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, पर्सन जो अल्कोहल इंटेक करेगा, इंटेक करने के बाद अल्कोहल हमारी बॉडी में जाएगा और यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड जो कि क्या है, इसके मेटाबोलाइट है, उनमें कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने वाला जो है वो कौन है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और बाद में जो एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। और ये जो एसिटिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हम उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर क्या दे देंगे, सबसे पहले डाइसल्फीराम हमने दिया। तो इस डाइसल्फीराम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये
एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है उसको क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। इनिबिट करेंगे तो जो एसिटिक एसिड है इसका लेवल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज, बट साथ ही साथ में जो एसिटल्डिहाइड है इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो लेवल इंक्रीज हुआ है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का, वो कहाँ हुआ है, या तो हमारे ब्लड में या फिर टिश्यूज के अंदर हुआ है, और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एल्डिहाइड सिंड्रोम। ठीक है, और जब ये एल्डिहाइड सिंड्रोम होगा तो हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट में, वो हैं ये सब। हमें जो पेशेंट है उसके अंदर नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, जब भी पेशेंट अल्कोहल का इंटेक करेगा तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और हेडेक होगा, स्वेटिंग होगी, चेस्ट में पेन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, शोक और उसकी डेथ भी हो सकती है, टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन हमें देखने को मिलेगा, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, ठीक है, जिसको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ भी बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो हो जाएगा और कन्फ्यूजन होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब होंगी, जब हमने पेशेंट को डाइसल्फिराम दिया हुआ है और पेशेंट जो है वो क्या करता है, अल्कोहल का इंटेक करता है। ठीक है, और अल्कोहल का इंटेक करने पर एल्डिहाइड का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और एल्डिहाइड का लेवल बढ़ने के बाद हमें ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात अपन को याद रखनी है, वो क्या है, ये जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब के सब रिएक्शन जो है वो अनप्लीजेंट है। पेशेंट जो है उसको लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, उसकी हालत जो है वो बहुत बुरी हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो पर्सन है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मुझे अल्कोहल पीने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट जो है उस अल्कोहल से दूर होता चला जाएगा। ठीक है, और यही मेन जो मकसद था वो किसका था, डाइसल्फिराम का। तो पर्सन ऑन डाइसल्फिराम डेवलप्स अवर्जन टू अल्कोहल, तो पर्सन को अल्कोहल से हेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा काम था किसका, डाइसल्फिराम का। कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो कि डाइसल्फिराम की तरह अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो याद रखना आपको, मेट्रोनिडाजोल, इसके अलावा क्लोरप्रोपामाइड, सेफोपेराजोन एंड ग्रेसिफुल्विन। अब ये जो चार ड्रग हैं आप इनको जीएमसी से याद रख सकते हो, जीएमसी। ठीक है, जी फॉर याद रखना आपको यहाँ पर ग्रेसिफुल्विन, एम से याद रख सकते हैं यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल, और जो बाकी के जो दो हैं हमारे पास में क्लोरप्रोपामाइड और सेफोपेराजोन, उनको याद रख सकते हो सी से, तो जीएमसी। तो जीएमसी जो है वो क्या है, डाइसल्फिराम के जैसे अपने एक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या बोलेंगे पेशेंट को, वो बोलेंगे कि अगर आप अल्कोहल पीते हो, ठीक है, तो आप अल्कोहल पीना छोड़ दो, नंबर वन। और अगर पेशेंट को डाइसल्फिराम अगर ड्रग दी जा रही है तो पेशेंट को हिदायत दी जाएगी कि आपको ये जो अल्कोहल या फिर अल्कोहल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो अल्कोहल कंटेन करते हैं, वो आपको क्या नहीं करने, इनटेक नहीं करने। अगर वो इनटेक करेगा पेशेंट तो ये जो ऊपर हमने जितने भी साइन और सिम्टम्स बताए किसके, एल्डिहाइड सिंड्रोम के, वो सभी के सभी उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड, डाइसल्फिराम के बाद जो सेकंड हमारा ड्रग ट्रीटमेंट होगा वो होगा कि हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, ऑन्डानसेट्रान दे सकते हैं। ये जो ऑन्डानसेट्रान जो है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, और इसका काम क्या है कि ये अल्कोहल का जो कंजप्शन है उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है टोपिरामेट। टोपिरामेट क्या काम करेगा, ये जो अल्कोहल के लिए जो क्रेविंग होती है, ठीक है, जो जिज्ञासा होती है अल्कोहल के लिए कि भाई मुझे अल्कोहल चाहिए, ये उस क्रेविंग को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास में नलट्रेक्सोन। ये भी क्या है, एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, और इसका काम भी सेम है, ये अल्कोहल के लिए क्रेविंग को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये हेल्प करता है टू मेंटेन एब्सटिनेंस। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि ये पेशेंट जो है वो अल्कोहल से क्या रहे, दूर रहे, उसे हेट करता रहे, ये उस चीज को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। फिफ्थ हमारे पास ड्रग है यहाँ पर एकैम्प्रोसेट। ये जो एकैम्प्रोसेट जो है ये क्या काम करता है, ये जो हमारे पास में जो गाबा ए रिसेप्टर होता है ये उसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद जो रिलैप्स के जो चांसेस होते हैं ये उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये हमने टोटल 5 हमने यहाँ पर क्या पढ़े हैं, ड्रग थेरेपी पढ़े हैं। ठीक है, डाइसल्फिराम हमने पढ़ा, इसके अलावा नलट्रेक्सोन पढ़ा, और एकैम्प्रोसेट पढ़ा हमने यहाँ पर, और ऑन्डानसेट्रान और टोपिरामेट। तो ये सब के सब जो है वो ड्रग थेरेपी के अंदर आते हैं, जो कि क्या है, अल्कोहल एवर्जन थेरेपी, जो कि यूज की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, अल्कोहल के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, थैंक यू।